ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर से। दोस्तों आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा करने वाला हूँ। आपको समझाने वाला हूँ कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, चार्ज कैसे खोजे गए, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इन सब बारों में दोस्तों मैं थोड़ा सा आपके साथ क्या करने वाला हूँ, अपने अनुभवों को शेयर करने वाला हूँ, साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि चार्ज क्या है। तो चार्ज को समझने से पहले सबसे पहले चार्ज के बारे में जो हमारे पास गुण मिले वो यहाँ से मिला दोस्तों कि बहुत ही प्राचीन काल में, यानी बहुत पहले से ही, आज से लगभग 500 या 600 साल पहले ही आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी, चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। बट उसमें क्या था कि उसकी जो मैथमेटिकली प्रोसेस थे, सिस्टमेटिकली प्रोसेस थे, उसकी जानकारी नहीं थी। तो जो इसके सिस्टम से, यानी चार्ज का एक सिस्टमैटिक ढंग से जो अध्ययन चालू हुआ वो फ्रैंकलिन की बात से, जॉन बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, वो चार्ज के बारे में बताएं। इसके पहले महर्षि कणाद वगैरह भी हैं जो कि थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में क्या किए थे, चर्चा किए थे। बट उन्हें इसके बारे में बस वो ये देखे थे कि हमें ये प्रॉपर्टी मिल रही है, यानी आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है, ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, महर्षि कणाद वगैरह को ये चीज़ जानकारियाँ नहीं थी। तो फ्रैंकलिन, गिलबर्ट, कई ऐसे साइंटिस्ट आए जो कि क्या किए, चार्ज के बारे में बहुत ढेर सारे थीसिस लिखे और उस थीसिस से हमें जानकारी हुई। हम लोग कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त किए कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक प्रोटॉन्स होता है, आदि डिफरेंट चीज़ें। तो सबसे पहले दोस्तों जो चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोगों को मिली, वो प्रॉपर्टी ये एक रिसर्च बेस्ड पे थी कि आखिर ये एक एक्सपेरिमेंट था कि जब हम किसी भी इंसुलेटर को, या आप ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही ये बारीकी है इस चीज़ की, कि इंसुलेटर को जब हम क्या करते हैं, किसी दूसरे इंसुलेटर के साथ या एक ही इंसुलेटर को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर क्या होता है, इसमें इनके बीच क्या होता है कि छोटे छोटे कणों को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कंघी हो गया ना, कंघी से हम अपने बाल को झाड़ते हैं दोस्तों। अब बाल में भी कंडीशन है कि आपके बाल सूखे होने चाहिए। तो जब सूखे हुए बालों को कंघी से झाड़ा जाता है तो देखते हैं कि झाड़ने के बाद जब हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उस कंघी के पास ले जाते हैं तो अपनी ओर से आकर्षित करने लगता है, कागज़ का टुकड़ा जो है उसमें अट्रैक्ट हो जाता है। और यही जब गीले बाल हैं दोस्तों, गीले बाल हैं और उससे हम कंघी कर लें, कंघी करने के बाद फिर उसी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएं तो उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता है। वही कंघी है, वही बाल है, बस थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गया कि बाल गीला नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है, तो चलिए इसी पे हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सूखे बाल जब रहते हैं तो सूखे बाल और कंघी के बीच घर्षण बल थोड़ा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण जो है हमारा कंघी बहुत ज़्यादा आवेशित हो जाता है, और ज़्यादा आवेश होने के कारण ये कागज़ के कणों को बहुत तेज़ी से पोलराइज करता है। पोलराइड करने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कंघी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कागज़ में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, तो कागज़ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आ जाएंगे, कंघी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे, प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से कंघी और कागज़ के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और कागज़ का टुकड़ा जो है कंघी में आकर के चिपक जाता है। जब यही हमारे बाल दोस्तों गीले होते हैं तो गीले बाल होने पर क्या होता है कि जब हम कंघी करते हैं तो कंघी करने पर उस कंडीशंस में ये होता है कि उतना फ्रिक्शन फोर्स कंघी के ऊपर नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो अच्छे ढंग से क्या हो जाता है, आयनाइज नहीं हो पाता है हमारा कंघी। और जब वो आवेशित नहीं हो पाता है तो आवेश न होने के कारण कंघी और कागज़ के टुकड़े के बीच अब पहले जैसा आकर्षण बल नहीं लगता है, जिसके कारण वो कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये रीज़न था। अब चलिए, चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दोस्तों परिभाषा ये है कि जब हम किसी भी पदार्थ को आवेशित कर दें और वो आवेश उस पदार्थ में स्थिर रहे, अर्थात गति न करे, तो इसी को स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम कंघी को क्या किए, अपने बाल से झाड़े, कंघी में आवेशित हो गया, वो आवेश जा करके इस कंघी में क्या हो गया, रुका हुआ है। वो मोबाइल नहीं है, वो गति नहीं कर रहा है। मोबाइल का मतलब क्या, मोबिलिटी का मतलब मोशन होता है, गति होता है, वो गति नहीं कर रहा है। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। और दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं वो उनके बारे में पढ़ना है। ऐसे कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कूलॉम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आ गया आपको कि जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी प्रकार से आवेशित करें और वो आवेश उस पदार्थ में स्थिर अवस्था में रहे तो इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। दोस्तों एक टर्म इसमें आया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, विद्युतमय, इलेक्ट्रीफाइड क्या होता है, विद्युतमय या इलेक्ट्रीफाइड क्या होता है दोस्तों। तो विद्युतमय या इलेक्ट्रीफाइड का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पदार्थ को किसी भी प्रकार से आवेशित कर दें और उस पदार्थ के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए तब हम उसी पदार्थ को विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंघी में लिया, उसे कागज़ के टुकड़े के पास ले गया, उसे आकर्षित नहीं कर रहा है तो हमारा कंघी जो है अभी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, विद्युतमय नहीं है। मैं उसी कंघी से अपने बाल को झाड़ा, झाड़ने के बाद जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास कंघी को ले गया तो वो क्या कर रहा है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अर्थात इस कंडीशन में हमारी कंघी क्या हो गई है, विद्युतमय हो गई है या इलेक्ट्रीफाइड हो गई है दोस्तों, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रीफाइड क्या होता है तो आप कहेंगे कि हर एक पदार्थ जिसके अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है उसी गुण को उस पदार्थ का विद्युतमय या इलेक्ट्रीफाइड प्रॉपर्टी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला टॉपिक है इसका। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण, मौलिक गुण मतलब क्या, तो बेसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं को या दूसरी वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का संबंध रखता है, इसी गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। किसी भी विद्युतमय पदार्थ का वह गुण, ध्यान समझिए, विद्युतमय में बता दिया, किसी भी विद्युतमय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थों या विद्युतमय पदार्थों के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का संबंध रखता है, उसी गुण को क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश कहा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, आप जानते होंगे। एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे धनात्मक आयन हम लोग कहते हैं या धनात्मक आयन कहते हैं, और एक निगेटिव चार्ज होता है जिसे क्या कहते हैं, ऋणायन। क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। तो हमारे जो चार्जेस हैं दोस्तों वो दो ही तरह के हैं, एक क्या है, धनायन है, और एक क्या है, ऋणायन है, ठीक है। तो धनायन चार्ज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ऋणायन चार्ज क्या होते हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। तो किसी भी पदार्थ के आवेशित होने की जो गुण हैं उसके लिए एक बताया गया है कि विद्युत आवेशन का गुण, आखिर कैसे कोई पदार्थ दोस्तों धनावेशित हो जाता है और कैसे कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, इसी पे थोड़ा सा हम लोग अपने चर्चा को बढ़ाएं, थोड़ा सा समझा जाए कि आखिर क्या रीजन है कि कैसे कोई एक पदार्थ धनावेशित हो जाता है, कैसे कोई एक पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। तो दोस्तों धनायन और ऋणायन की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। केमिस्ट्री का एक पार्ट है संयोजकता, आप लोग जानते होंगे, वैलेंसी। उसमें बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ का परमाणु प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक में पाया जाता है और नाभिक में ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स हमारा क्या होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज बराबर होते हैं, मगर इसकी जो चार्ज की वैल्यू होती है प्रोटॉन्स की प्लस में होती है। मतलब साइन की बात किया जाए तो प्रोटॉन की प्लस साइन होती है और ऋणायन नाम ही उसकी क्या होती है, निगेटिव साइन होती है दोस्तों। तो किसी एक एटम पे बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए हम सोडियम लेते हैं, सोडियम से ही अधिकतर मैं समझाता हूँ। सोडियम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है दोस्तों जेड, वो कितना है, 11। और आप जानते हैं जेड बराबर ई बराबर पी। जीप मैं इसे बताता हूँ, जीप
Z इक्वल टू P। तो जीव क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी यदि कोई हमारा परमाणु विद्युत उदासीन है दोस्तों, तो उसमें जितने जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। सोडियम 23 होता है दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। यानी शुरू में जो हमारा न्यूट्रल सोडियम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों? 11। हम जानते हैं टोटल, अगर मैं इसका निकाल लूँ टोटल चार्ज TC, इसे क्या बोला जाता है? TC, टोटल चार्ज। इसका मैं TC निकालूँ, टोटल चार्ज निकालूँ दोस्तों, तो प्रोटॉन्स पॉजिटिव है +11 है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है -11 है, तो टोटल इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? +-1 की वजह से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट्स का जो परमाणु होता है वो अधिकतर हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। चाहे हम सोडियम ले लें दोस्तों, या कोई भी क्या प्लास्टिक ले लें, कुछ भी आप कोई मटेरियल ले लो, वो किसी न किसी एटम से बना ही होगा, किसी न किसी परमाणु से बना ही होगा। तो शुरू में हमारे जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम न्यूट्रल होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आखिर ये फिर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जनरेट कहाँ से हुआ? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर जो चार्ज जनरेट होता है वो कैसे होता है। तो किसी भी वस्तु को हम जो आवेशित करते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शनल। यानी किसी भी चीज़ को आवेशित करना हो तो आप उसे रगड़ करके करेंगे, फ्रिक्शन से करेंगे, इंडक्शन से करेंगे, और कैसे करेंगे? कंडक्शन से करेंगे। तो अभी मैं किसी वस्तु को आवेशन करने का प्रकार नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे चर्चा ले लिया। चलिए हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, यही समझ रहे हैं, तो इसी पे बात करते हैं। तो हुआ क्या? हम जान गए कि सोडियम के ऊपर क्या है? न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बट जब हम सोडियम को क्या किए, सोडियम जरूर नहीं, आप कोई मटेरियल ले लो या किसी मटेरियल को, शुरू में वो न्यूट्रल है। अब हम क्या किए कि उसे रगड़े। जैसे आपके बुक में जो है कुमार मित्तल, अरिहंत, NCERT, आप कोई बुक लेंगे उसमें 2 एग्जाम्पल बहुत ही पॉपुलर है। एक लेता है कांच की छड़, और एक लिया है बिल्ली की खाल, एक शायद आबनूस की छड़ भी है, आबनूस की छड़, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलिए कांच की छड़ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, कि कांच की छड़ को जब हम लोग रेशम से रगड़े, किससे रगड़े? रेशम से। चलिए कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिए, ये चलिए कांच की छड़ हो गई, ठीक है। और सपोज करिए ये रेशम का एक टुकड़ा है, इससे हम रगड़ने के बाद इस कांच की छड़ को यहाँ से टांगेंगे, और ये मैं मान रहा कि इसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट होगा। क्या उत्पन्न हो गया? प्लस चार्ज। तो आखिर प्लस चार्ज कैसे आया होगा दोस्तों? जो ये सोडियम है, कांच है, कांच की छड़ आप जब रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो इनके बीच एक आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि मोबाइल आयन इसे बोला जाता है, गतिशील आयन बोला जाता है, उसका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण में क्या होगा? अब आपकी कांच की छड़ धनावेशित हो गई है। धनावेशित कैसे होगी दोस्तों? ध्यान से देखिए, मैं बताया था कि 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स हैं ना। अब कांच की छड़ में और कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन, चलिए हम 11 ही मान लेते हैं। तो जब शुरू में कांच की छड़ में क्या था? 11 प्रोटॉन्स था, 11 इलेक्ट्रॉन था। आप ध्यान देना, कांच में इतने नहीं होते हैं। तो सोडियम का मैं लिया था, इसी में मैं समझा दिया। तो कैसे पॉजिटिव आया होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से कुछ कम हुए होंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया और चला गया रेशम। ये आपकी क्या है? कांच, और ये क्या है? रेशम। तो इलेक्ट्रॉन गया होगा रेशम में। जब इलेक्ट्रॉन रेशम में गया तो प्रोटॉन्स अभी आपके 11 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन दोस्तों कम हो जाएगा। सपोज करिए कि 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब हम नेट इसका चार्ज निकालेंगे दोस्तों, तो 11 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन, वो भी पॉजिटिव। कितने आएंगे? पॉजिटिव। तो यानी क्या समझे हम लोग कि जब किसी भी चीज को हम लोग आवेशित करते हैं और आवेशित करने पर यदि
उस वस्तु में धनावेश उत्पन्न हुआ तो 100% वह वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया होगा। जैसे आप देखिए कांच को रेशम के साथ में रगड़ा और रगड़ने पे कांच पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये किस कंडीशन में था कि जो 11 इलेक्ट्रॉन थी कांच में वो क्या हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर ये किसे दे दिया, रेशम की क्षण को दिया, जिसके कारण इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे वो ज़्यादा हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। नेट चार्ज जो हमारा है वो पॉजिटिव ना, धनायन की संख्या ज़्यादा हो गई, ऋणायन की संख्या कम हो गई, तो नेट चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया है कि बिल्ली की खाल को आबनूस की क्षण से रगड़ दिए, तो उसमें ये माना है कि चलिए बिल्ली की खाल को आबनूस की क्षण से रगड़े, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब बिल्ली की खाल पर निगेटिव चार्ज कैसे आया होगा, तो सीधी सी बात है, बिल्ली की खाल पर निगेटिव चार्ज कैसे आएगा। अब चलिए मैं खाल लिख लिया, बिल्ली की खाल, और ये क्या हो गई, आबनूस की क्षण। तो खाल में माइनस आने का मतलब दोस्तों क्या है कि खाल हो या आबनूस की क्षण हो, दोनों शुरू में क्या थे, उदासीन थे, दोनों पे कोई नेट चार्ज नहीं था। अब इस पर काल की क्षण पर अगर निगेटिव चार्ज आता है तो निगेटिव चार्ज कब आएगा, जब ये आबनूस की क्षण से कुछ इलेक्ट्रॉन लिया हो ना, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि शुरू में इसमें भी जीरो है नेट चार्ज, इसमें भी आबनूस की क्षण पे भी नेट चार्ज क्या है, जीरो है। जब मैं रगड़ा इससे, इस पे क्या गया, निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज आने का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुआ होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ज्यादा हुआ होगा, जब ये आबनूस की क्षण से इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो ज्यादा हुआ, और आबनूस की क्षण अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा। ठीक है, तो अगर बिल्ली की खाल को आबनूस की क्षण से रगड़ने पर बिल्ली की खाल ऋणावेशित होती है तो 100% आबनूस की क्षण इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक लॉजिक ये भी मिल गया दोस्तों कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं किसी भी प्रकार से रगड़ करके, इंडक्शन से या बाई कंडक्शन से करते हैं, तो उस कंडीशंस में यदि एक वस्तु धनावेशित होती है तो ठीक उतना ही इसके विपरीत दूसरी वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी। क्योंकि यदि ये धनावेशित हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं धनावेशित हो रहा हूँ, तो मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दिया हूँ तभी तो मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुए, मैं धनावेशित हो गया। अब मैं जिसे दिया तो इसके अंदर भाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। समझ में आ गया। तो किस प्रकार से दो ही तरह के आवेश उत्पन्न हुए या कोई वस्तु किस प्रकार से आवेशित होती है, ये मैं आपको समझा दिया। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ दोस्तों जल्दी से। आज हम लोग बस एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जब रगड़ते हैं तो कैसे उसके ऊपर धनावेश और ऋणावेश चार्ज कैसे उत्पन्न होता है दोस्तों, किस प्रकार से आवेशित होती है, इसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जल्दी से मैं इसे मेमोराइज कर देता हूँ, आपको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। जो देता है दोस्तों वो क्या है, देने वाला क्या है, दाता है, धनी है, धनायन है। लेने वाला क्या है, गरीब है, ऋणी है, वो क्या है, ऋणायन है। बात खत्म करते हैं इसी से हम लोग। चलिए सपोज करिए मैं हूं, या और किसी का नाम ले लेते हैं, अपना नाम नहीं लेते हैं। मान लीजिए हमारी वस्तु क्या है, ए है, और ये हमारी वस्तु क्या है, बी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर नेट चार्ज, जब कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रख रहा था, इसमें भी दोस्तों नेट चार्ज जीरो था, इसमें भी नेट चार्ज जीरो था, यानी कोई आवेश नहीं था। बट ए पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो 11 थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो था वो भी 11 था। ये प्लस था, ये माइनस था, तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। चलिए बी पर आते हैं। इससे भी एज्यूम कर लेते हैं कि नेट चार्ज क्या था, प्रोटॉन 20 था और इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। और इसे आप देखेंगे तो नेट चार्ज इस पर कितना है, जीरो है। दोनों को हम लोग रगड़ने पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ट्रिपल पॉजिटिव, इस पर ट्रिपल निगेटिव आ गया। कैसे आए यही समझना है। तो इस पर दोस्तों पॉजिटिव आने का मतलब क्या बढ़ा होगा, ये नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर दिया दोस्तों, डोनेट कर दिया, प्लस 3 ये दे दिया। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन दिया दोस्तों तो इसके अंदर क्या हुआ, 11 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन बचा। और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दोस्तों प्रोटॉन्स अब भी 20 हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका नेट चार्ज निकालेंगे 11, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो 11 में 60 जाएगा, 3 ही वो भी पॉजिटिव आएगा दोस्तों। और ये 20 माइनस 23 करेंगे, 23 बड़ी संख्या है तो -3 ही आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो यानी रगड़ने पर या किसी कारणवश जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स देता है
उसके ऊपर कैसा चार्ज उत्पन्न होता है, धनावेशी चार्ज उत्पन्न होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी का अपोजिट कर दें तो उल्टा हो जाएगा, जबकि उल्टा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, उल्टा पॉसिबल नहीं है, कभी प्रोटॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है। लग बाई चांस कभी कभी जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि किसी पदार्थ को, जेई की बात मैं कर रहा हूँ, यदि किसी पदार्थ को रगड़ा जाए और उनके बीच प्रोटॉनों का आदान प्रदान हो जाए तो जो वस्तु प्रोटॉन देगा, जब ये प्रोटॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा दोस्त। तो प्रोटॉन देने पर, उल्टा करने पर, प्रोटॉन देने पर जो देता है वो ऋणी हो जाता है, जो लेता है वो क्या हो जाता है, धनी हो जाता है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, अब रही बात इन पर आवेशों की गणना हम किस प्रकार से करेंगे कि किस पर कितना आवेश है, तो उसका एक फार्मूला होता है Q बराबर Ne, आवेशों की गणना ना, कि कौन कितना पॉजिटिव हुआ, कौन कितना नेगेटिव चार्ज हुआ, इस पर आवेशों की गणना हम लोग कैसे करते हैं। हम तो जान गए कि जो देगा धनावेशित होगा, जो लेगा वो ऋणावेशित होगा। अब उस पर कितना आवेश पर प्लस है, कितना माइनस है, उस आवेश की वैल्यू क्या है, तो एक हम फार्मूले से निकालते हैं। आवेश की गणना Q बराबर Ne, जहाँ पे Q क्या है, कुल आवेश, N क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, ये वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 दोस्तों। ठीक है, इसी फार्मूले में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो आवेश दे रहा है उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है आवेश की पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव कितनी होगी, या कोई ले रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव वैल्यू कितनी होगी, हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे आवेश क्या है, विद्युतमय प्रकृति क्या होती है, स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कैसे जनरेट होते हैं, आवेश की गणना किस फार्मूले से किया जाता है, ये मैं आज आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसी फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको, जो कि IIT JEE लेवल से संबंधित होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन चलेगा। ये कुमार मित्तल, NCERT ये सब नहीं, वो आप लगाइए, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में डालिए, डिस्क्रिप्शन में हम लगा करके बता देंगे आपको। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाइए दोस्तों और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए। जय हिंद, जय आदर्श ट्यूटोरियल्स।